और जब ये टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है, इसके सिर्फ 2 ही दिन बाद 22 अप्रैल 1912 को इस जहाज को पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। फिर 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड्स और इनके साथी इन सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। ये कॉल लगाता है ऑफिसर्स के ब्रीच पर और चिल्लाकर कहता है कि जहाज के आगे आइसबर्ग से जहाज को जल्दी से मोड़ो लेफ्ट साइड की तरफ। वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं ये देखकर, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं। मसला सिर्फ इतना सा था कि ये जहाज जो है वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर के फासले पर था, तो अगर ये अपनी फुल रफ्तार से भी उस जहाज की तरफ आता तो इसे कम से कम 3.5 घंटे लग सकते थे। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब एक जहाज RMS टाइटैनिक नाम का, जो कि अपने वक्त का बहुत ही बड़ा जहाज था और बहुत ही आलीशान जहाज था, ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है और ये जहाज जो है वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। इस जहाज में काफी तरह के लोग हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल्स, अदाकारों से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो कि अमेरिका जा रहे हैं अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश। इस जहाज की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी एक 62 साल के सीनियर कैप्टन की, जिसका नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस वक्त तमाम लोगों में और मीडिया में और मुसाफिरों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज की चौड़ाई 269 मीटर थी और लंबाई 53 मीटर थी। बल्कि इस जहाज को बनाने के लिए जो महंगे महंगे सामान लगाए गए हैं, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। उस वक्त में जो है इस जहाज को बनाने के लिए खर्चा आया था $75 लाख, यानी कि अगर आप आज के जमाने में महंगाई को साथ लगाकर सोचेंगे तो ये रकम बनेगी $400 मिलियन के करीब। जहाज के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी बड़े से 5 स्टार होटल की तरह रखी गई। स्टेन गिलास के शीशों से बनाई गई खिड़कियां, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम था और एक स्क्वैश कोर्ट था, 4 रेस्टोरेंट थे और 2 बार्बर शॉप्स थी, एक लाइब्रेरी थी। और इसके अलावा जिस तरह के फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था इस जहाज को बनाने के लिए, इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता है। यानी कि इस तरह का जहाज जो कभी भी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसे बहुत ही सेफ माना जाता था। और जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उस कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर कि उन्होंने अवाम के बीच में आकर कहा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, यानी कि अनसिंकेबल है। और जब ये टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है, इसके सिर्फ 2 ही दिन बाद 22 अप्रैल 1912 को इस जहाज को पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी कि जिस एटलांटिक ओशियन से ये जहाज सफर करके अमेरिका की तरफ जा रहा है, उसके रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, यानी कि आइसबर्ग, जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स कोई ज्यादा अनयूजुअल बात नहीं है। समंदर से गुजरने वाले जहाज कई बार अपने आसपास के जहाजों को रेडियो के जरिए बताते रहते। समंदर में काफी ज्यादा आइसबर्ग्स हैं, इसलिए काफी ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को मिलने के बाद ये जहाज अपने कोर्स को दोबारा से बदल लेता है ताकि खतरे से दूर रहा जाए, और इसी रफ्तार से ये जहाज आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ। फिर 2 दिन के बाद 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड्स और इनके साथी इन सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये लोग जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते। फिर दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है, और इस रात की सबसे खास बात ये है कि इस रात को जो है वो चांद बाहर नहीं आता है, जिसकी वजह से जो चांद की रोशनी की चमक होती है अंधेरे में भी, जिससे आप हर चीज देख सकते हैं, आपको हर चीज नजर आती है, तो उस रात को वो चांद की रोशनी नहीं होती और बिल्कुल काली रात है। इस जहाज के आगे ऊपर की तरफ एक क्लोज नेस्ट होता है, एक छोटी सी जगह जिसे आप लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हो। इस जगह पर हमेशा एक बंदे को बिठा कर रखा जाता है ताकि इस जहाज के रास्ते में क्या क्या आगे आता है इस सब चीजों पर नजर रखा जाए कि रास्ते में कहीं कुछ ट्रैफिक या कोई रुकावटें तो नहीं आ रही है जहाज के। तो जो बंदा वहां पर बैठा हुआ होता है उसे बहुत तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है, और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी उस रात को, जिसकी वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। तो आगे की तरफ देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फिलिप नाम का एक बंदा उस जगह पर बैठा होता है। तो अचानक से इसकी नजर सामने एक पहाड़ पर पड़ती है, जो कि बहुत ही बड़ा आइसबर्ग होता है जो जहाज के करीब आ चुका होता है। ये जल्दी से 3 बार एक घंटी को बजाता है ताकि जहाज में बैठे हुए लोग सुन ले इस बात को। ये कॉल लगाता है ऑफिसर्स के ब्रीच पर और चिल्लाकर कहता है कि जहाज के आगे आइसबर्ग से जहाज को जल्दी से मोड़ो लेफ्ट साइड की तरफ। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस बात को सुनकर इंजीनियर रूम तक बात को पहुंचाते हैं कि जहाज को जल्दी से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मोड़ लो, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त काफी देर हो चुकी थी।
और सिर्फ 1 मिनट के बाद 11:40 पर ये जहाज बर्फ के एक पहाड़ से टकरा जाता है। ये बर्फ का पहाड़ भी कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, इसकी लंबाई 200 बाय 400 फीट थी। यानी कि आप ये समझ लेंगे इस बर्फ के पहाड़ की लंबाई जहाज के क्रू नेस्ट की तरफ पहुंच रही थी। साइंटिस्ट का मानना है कि इस बर्फ के पहाड़ का वजन तकरीबन 1.5 बिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ इस जहाज का टकराव फ्रंट राइट साइड की तरफ होता है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ये टकराव जो है वो जहाज के बो की तरफ होता है। अब बो जहाज के किस हिस्से को कहते हैं, इस पिक्चर में देखिए जहाज का ये अगला हिस्सा बो कहलाता है। बो के इस ऊपर के हिस्से को स्टर्न कहते हैं और नीचे के हिस्से को कील कहते हैं। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज इस आइसबर्ग से घसीटता चला गया, जिसकी वजह से इस जहाज में एक बड़ा सा डेंट पड़ गया और इसी वजह से जो है वो जहाज की मेन बॉडी में छोटे छोटे सुराख हुए। इस टकराव की कुछ ही सेकंड के बाद इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड और इस जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज पहुंचते हैं, ये जानने के लिए कि इस जहाज का कितना नुकसान हुआ है इस टकराव की वजह से। फिर जब उन्होंने ये सारा मामला देखा तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि इस जहाज तो अब डूब जाएगा। वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं ये देखकर, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था, क्योंकि इस जहाज में सेफ्टी फीचर्स थे, 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से ये माना जाता था। पहला ये था कि इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का ये मतलब है कि यहाँ पर 2 लेयर्स लगी हैं। अगर नीचे वाली एक लेयर टूट भी जाती है तो फिर दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा फीचर ये है कि जो पूरे जहाज की मेन बॉडी है यानी कि जो हल है, इसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। यानी कि 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तब भी जहाज जो है वो चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो टकराव हुआ था ये जहाज के एक साइड पर हुआ था, तो वो जो डबल बॉटम हल था वो यहाँ पर किसी काम का नहीं था। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो टकराव था ये इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके थे और पानी से भर चुके थे वो। तो यहाँ पर अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी के भरने का मतलब ये था कि जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता और ये कभी ना डूबने वाला जहाज भी अब जो है वो पानी में डूब जाएगा। इस टकराव के तकरीबन 20 मिनट के बाद रात को 12 बजे कैप्टन एडवर्ड अपने क्रू मेंबर्स को एक हुक्म देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, ताकि जो भी आसपास के जहाज होंगे वो सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स जो है वो लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई सामने से सिग्नल नहीं आता। फिर जो है वो 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया का एक जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है। वो रेडियो पर इस जहाज के ऑपरेटर से बात करता है, फिर कहता है कि जल्दी जहाज को मोड़ लो, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा था कि ये जहाज जो है वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर के फासले पर था, तो अगर ये अपनी फुल रफ्तार से भी उस जहाज की तरफ आता तो इसे कम से कम 3.5 घंटे लग सकते थे। और 3.5 घंटों तक क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स हवा में रॉकेट चलाते हैं कि अगर करीब में कोई जहाज होगा तो वो हमारी तरफ आ जाएगा बचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो आरएमएस कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी भी और जहाज से कोई सिग्नल नहीं आया। तो कैप्टन एडवर्ड जो है वो अपने क्रू मेंबर्स को हुक्म देते हैं कि मुसाफिरों को जो है वो अभी जहाज से निकाला जाए मौजूदा लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के हिसाब से औरतों को और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया जाएगा। जहाज में बैठे मुसाफिरों को इस वक्त ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर मुसाफिरों का ये मानना था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है, तो इसके लिए फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की थी वो तो बार बार इसे अनसिंकेबल ही कह रही थी। तो हो सकता है कि ये हमारा जहाज जो है वो कहीं आइसबर्ग से टकरा गया हो, लेकिन ये डूबेगा नहीं जहाज। तो इसीलिए जो पहली लाइफ बोट समंदर के अंदर उतारी गई उसमें 65 लोगों की जगह थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग इसके अंदर गए। आधी लाइफ बोट जो है वो इसी तरह काफी कम लोगों के साथ नीचे उतारी गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था एक के बाद एक कंपार्टमेंट जो है वो पानी से भरता चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जहाज टेढ़ा होने लगा। तो फिर जो है वो सब लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि अब जो है वो जहाज हकीकत से डूब सकता है। और जब सबको इस बात पर यकीन हो गया तो फिर अफरा तफरी मच गई और डर की वजह से जो है वो लोग इधर उधर भागने लगे। तकरीबन रात के 1 बजे जो है वो जहाज में पानी इस कदर भर चुका था कि जहाज का जो अगला वाला हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा और इस वजह से जहाज का पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। और जब जहाज इतना ज्यादा टेढ़ा हो गया तो पूरी तरह से जहाज के अंदर हड़बड़ी मच गई। अब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं लाइफ बोट में बैठने के लिए। और मसला यहाँ पर यह था कि अब लाइफ बोट जो है वो बहुत ही कम रह गई थी जहाज। अब जहाज में जो है वो सिर्फ 20 लाइफ बोट रह गई थी, यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप देख लें तो 1200 लोग आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो जहाज में 2200 लोग मौजूद थे। फिर रात को 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतारा जाता है, लेकिन जहाज में जो है वो अब भी 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस अफरा तफरी में जो है वो लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो इन लोगों को लाइफ बोट में जगह मिल जाए।
और कुछ लोग जो है वो अपने नसीब को समझते हुए उस जहाज में ही रुके रहे। गवाहों के मुताबिक जो है वो ये जहाज 2:20 पर 2 टुकड़ों में टूट गया था और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा पानी में डूब गया। तकरीबन जो है वो 3 घंटे का वक्त लगा इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने। अब जो बाकी लोग बचे थे जहाज में उनमें काफी सारे लोग तो डूब गए और जिनको तैरना आता था वो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मारे गए। पानी का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था उस वक्त। इतने ठंडे पानी में अगर कोई भी इस पानी में गिरेगा तो उसकी जो है वो चंद ही मिनटों में मौत हो सकती है हाइपोथर्मिया की वजह से। इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड के बारे में कहा जाता है कि आखिरी तक वो अपनी जगह पर ही रहे थे और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो है वो कैप्टन एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली थी आखिरी वक्त में। आरएमएस कारपेथिया का जहाज जो है वो इस जगह पर पहुंचता है तकरीबन 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान। ये जहाज जो है वो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लेट पहुंचा है, जिसकी वजह से जो लोग जहाज में रह गए थे ये जहाज उन्हें नहीं बचा पाता है और जो लोग लाइफ बोट्स में थे उन्हें ये जहाज बचा लेता है। टाइटेनिक जहाज के डूब जाने के बाद काफी सारे सवाल उठे और काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और कुछ ऐसी हैरानकुन बातें सामने आई कि सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जहाज वहां पर मौजूद था टाइटेनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर के फासले पर, जो कि वक्त पर पहुंच भी सकता था जहाज के मुसाफिरों को बचाने के लिए, तो हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। वहां पर एक जहाज था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटेनिक के इस आइसबर्ग से टकराने से तकरीबन 1 घंटा पहले जो आखिरी वार्निंग आई थी वो इसी जहाज से आई। उस मैसेज में ये कहा गया था कि संभल कर आगे बढ़ना, इस समंदर में बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद हैं। इसके बाद SS कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था तकरीबन 11:15 पर, क्योंकि ये जहाज जो है वो रात के वक्त आगे बढ़ना नहीं चाहता था। तो वो रात के लिए उसी जगह पर रुक गया था क्योंकि आगे जो है वो उसे काफी ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। तो जहाज को जो है वो वहां पर रात के वक्त रोक दिया जाता है और रेडियो को ऑफ कर दिया जाता है। तो इसी वजह से जो है वो कोई सा भी डिस्ट्रेस सिग्नल इस जहाज को नहीं पहुंच पाता है। और ये जहाज जो है वो टाइटेनिक के इतने ज्यादा करीब था कि जो टाइटेनिक जहाज के ऊपर पीछे की तरफ लोग मौजूद थे वो इस जहाज को देख भी सकते थे। जब ऑफिसर्स मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में बिठा रहे थे तो उनमें से एक ऑफिसर ने ये देखकर कहा भी था कि वो देखिए दूर जो है वो एक जहाज हमें नजर आ रही है, जल्दी हमें बचाने के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज जो है ये तब भी नहीं पहुंच सका जब रॉकेट उड़ाए गए थे आसमान में। रात के तकरीबन 12 बजे जो है वो कैलिफोर्नियन जहाज के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने असल में रॉकेट को निकलते हुए देखा था उस जहाज से और इसी खबर को जो है वो इन्होंने अपने कैप्टन लॉर्ड तक भी पहुंचाई थी। तो कैप्टन लॉर्ड ने जो है वो इस बात पर क्रू मेंबर्स को ये जवाब दिया कि देखिए ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटेनिक पर जो लोग हैं वो काफी अमीर लोग हैं, तो हो सकता है कि वो लोग कोई पार्टी वगैरह कर रहे हो। लेकिन अगर SS कैलिफोर्नियंस के कैप्टन लॉर्ड ने उन रॉकेट्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटेनिक जहाज पर कितने सारे मुसाफिरों की जान बच सकती थी। फिर अगले दिन जब ये लोग अपना रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मौसूल होती है जो कि टाइटेनिक जहाज की तरफ से की गई। ये वहां पर पहुंचते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इन्हें जो है वो टाइटेनिक जहाज की बॉडी के सिर्फ कुछ टुकड़े वहां पर मिलते हैं और बाकी जो है वो पूरा जहाज डूब चुका होता है। इस हादसे के बाद 2 इंक्वायरीज करवाई गई। इन्वेस्टिगेशन में SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ही जिम्मेदार माना गया, लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए सिर्फ एक इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके अलावा और भी काफी लोगों की गलतियां। पहली गलती तो लाइफ बोट वाली, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जितने लोग इस जहाज में थे इतनी लाइफ बोट रखी ही नहीं गई थी, क्यों ये सोचकर कि उन्हें लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया था इसने हमेशा यही सोचा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है, तो फिर इसमें जो है वो इतनी ज्यादा लाइफ बोट रखने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा अगली गलती थी टाइटेनिक के कैप्टन एडवर्ड की, क्योंकि इन्होंने इस जहाज की सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं करवाई। असल में जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन जहाज में एक सेफ्टी ड्रिल होनी चाहिए, लेकिन कैप्टन एडवर्ड ने जो है वो इसे कैंसिल करवा दिया होता है, ये सोचकर कि ये तो कभी ना डूबने वाला जहाज है तो इस चीज की क्या जरूरत। इसके अलावा अगली बड़ी गलती होती है जहाज के स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचेंस की। उस रात ऊपर से जब एक मैसेज आया था कि सामने बर्फ का पहाड़ है, तो डक पर जो ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने कहा था कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ लो, लेकिन हड़बड़ी में रॉबर्ट ने जहाज को राइट साइड पर मोड़ लिया और जब तक इन्हें इस बात का अंदाजा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरीज ने इस बात का भी पता लगाया कि जब टाइटेनिक जहाज को इतनी सारी वार्निंग्स मिली कि आगे जो है वो बर्फ के पहाड़ हैं, आगे आइसबर्ग से, ध्यान से आगे बढ़िए, तो फिर भी जो है वो टाइटेनिक जो है वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। तो आखिर क्यों था ऐसा, क्यों कैप्टन एडवर्ड ने जो है वो जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया? इसके पीछे जो है वो काफी सारी बातें बताई जाती हैं।
जोसेफ ब्रूस नाम का एक बंदा जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के जिस कंपनी ने जहाज को बनाया था, उन्होंने कैप्टन एडवर्ड को इन्फ्लुएंस किया कि ये जहाज की रफ्तार जो है वो किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए। और कंपनी की तरफ से जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को जो है वो अपना पहला सफर सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि जो है वो एक रिकॉर्ड कायम हो सके और हम सबको ये बात बता सकें कि ना तो सिर्फ ये जहाज सबसे बड़ा और महंगा है, बल्कि ये जहाज बहुत तेज रफ्तार भी रखता है। इसके अलावा एक ऐसी बात भी सामने आई है कि 14 अप्रैल 1912 को दोपहर में 2 बजे कैप्टन एडवर्ड ने जो है वो एक आइस वार्निंग को देखा और जाकर जोसेफ को दिखाया और उनसे कहा कि देखिए आइस वार्निंग्स है और इसी वजह से जो है वो हमें जहाज की रफ्तार को कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने जो है वो इस पर्चे को लेकर अपनी जेब में रख लिया ताकि किसी को इल्म ना हो इस बात का कि आगे खतरा है, और वो ये बात बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से जो है वो इन्हें जहाज की रफ्तार को कम करना पड़े। इस हादसे ने पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी वजह से जो है वो बाद में काफी सारे रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए ताकि जो है वो बाद में ऐसा कोई हादसा ना हो। इसके बाद जो है वो 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल्स को बनाया गया ताकि जो है वो गुजरने वाले जहाजों को पता चल सके इनके रास्ते में जो है वो कितने आइसबर्ग्स आ रहे हैं। और जब से ये जहाज पानी में डूबा था तो उसके बाद जो है वो इस जहाज को ढूंढने में पानी के अंदर 70 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच ओशियन ग्रेफर, तो इन दोनों ने जो है वो जाकर समंदर में टाइटैनिक जहाज को ढूंढा। समंदर के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर पर इस जहाज के 2 टुकड़े मिले। ये दोनों टुकड़े जो हैं वो एक दूसरे से तकरीबन 600 मीटर के फासले पर थे। और आज के दिन इतने सालों के बाद भी जो जहाज ये समंदर के नीचे पड़ा है, समंदर के खारे पानी ने जो है वो उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। असल में जो है वो ये जहाज ऐसा दिखता था और आज के दिन जो है वो इस जहाज का सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा है। और एक रिपोर्ट से हमें इस बात का पता चला कि ये जहाज जो है वो पानी के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 2030 में। फिर साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लिफ पाल्मर ने ये दावा किया कि वो टाइटैनिक 2 जो है वो तैयार करेंगे, यानी कि पुराने वाले जहाज की बिल्कुल सेम कॉपी तैयार करेंगे। और इस जहाज में जो है वो हर चीज बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाएगी जैसे कि ओरिजिनल जहाज में बनाई गई थी और ये बिल्कुल सेम रूटीन पर चलेगी। असल में इस प्रोजेक्ट को सन 2016 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन काफी सारे डिलेस के बाद आज भी जो है वो इसके ऊपर काम जारी है। और ये भी कहा जाता है कि आज के जमाने में जो है वो लोगों को इस जहाज में काफी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा जहाज बनेगा बिल्कुल उसकी सेम कॉपी, तो ना तो इसमें वाईफाई होगा और ना ही कोई टीवी की किस्म की कोई चीजें होंगी। तो शायद ये भी हो सकता है कि ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज जो है वो ये अपने बनने से पहले ही डूब गया हो लोगों के ऐसे ख्यालात की वजह से। अल्लाह हाफ़िज़।